हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। तो जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, उनके लिए ये पेपर बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न हमको देखने को मिल सकते हैं जो कि सेम होगा। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर, उसका बुकलेट सेट कोड है जे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। और आज का पहला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स दिया हुआ है क्यू एक्स से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। अब इसमें छोटा सा कंसेप्ट, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं 3 से 10 को डिवाइड करूं तो क्या करते हैं, जो नंबर यहाँ लिखेंगे, जैसे 3 लिखें, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 9 आएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर आने वाला है। यानी कि अब इस केस में क्या करना है, मुझे इससे भागा देना है और जो भागफल होगा वो जो यहाँ लिखते हैं वो मल्टीप्लाई होगा इसमें। अब मुझे पहला टर्म दिख रहा है 3x क्यूब और यहाँ दिख रहा है x स्क्वायर। तो इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करें और x कहें और इसको मोर अगर ज़्यादा इसको क्लियर करना चाहे तो लिखे 3x से मल्टीप्लाई करें तो क्या मुझे मिलेगा, 3x क्यूब मिल जाएगा। बाकी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जो पहला टर्म आने वाला है वो आने वाला है 3x और यही इसका पहला होगा पद उस भागफल का जो कि मैक्सिमम पावर वाला होने वाला है। और इसका घात क्या दिख रहा है आपको, 1। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बहुपद दिया हुआ है तो g ऑफ -1 का मान है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। gx दिया हुआ है और पूछ रहा है g -1 का मान होगा। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1 पुट करने वाले हैं। तो g ऑफ -1 क्या होने वाला है, तो ये यहाँ होगा 3 और -1 का स्क्वायर -7 और -1 और +2। तो -1 का स्क्वायर +1 होगा और ये हो जाएगा 3, सिर्फ माइनस से प्लस होगा तो हो जाएगा +7 और +2। ये कितने होने वाला है, 12। हमारा आंसर क्या होने वाला है, 12। तो g ऑफ -1 का वैल्यू कितना है, 12। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुपद दिया हुआ है, शून्यक पूछा जा रहा है। तो शून्यक पूछा जा रहा है तो बहुपद को हम शून्य के बराबर करेंगे। x स्क्वायर -16 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो x स्क्वायर फिर क्या होगा, x स्क्वायर होगा आपका 16। तो x फिर क्या होगा, तो x होगा आपका ±√16 जो कि होगा आपका ±4। आंसर क्या होने वाला है, ±4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, पूछा जा रहा है 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। ये बहुपद आपको जो दिख रहा है वो बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद है। तो अगर उनके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो होगा आपका -b/a। माइनस और b की जगह कितना है, -3 है और अपन a की जगह पे क्या है, 1 है। ये होने वाला है 3। अब ये इसका 4 टाइम्स पूछा गया, 4 से गुना किया गया है। तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि होगा आपका आंसर कितना, 12। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 12 और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। हमको पता है कि अगर बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो इनका जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a। और c का वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वो है, यानी कि 2a है c की जगह पे। और a का वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ होगा, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1। और गुणनफल दिया हुआ 8, तो 8 किसके बराबर हो गया, 2a के। तो a किसके बराबर होने वाला है, a होगा आपका 4, 2 से भागा लगेगा तो 8/2 4 होगा। आंसर क्या होने वाला है, 5 का a। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में है, यदि बहुपद का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। एकदम आसान क्वेश्चन। x = -1 इसका गुणनखंड शून्यक है
तो x+1 इसका गुणनखंड होगा और इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल कितना है, 2 है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे ऑप्शन को देखा जाए तो योग -3 दिया हुआ है। हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, जो योग है वो होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि b के वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये नेगेटिव आएगा। तो -3 है यानी कि b की जगह 3 होना चाहिए, यहाँ पर है, और a की जगह 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है a की जगह पर, और c की जगह पे होना चाहिए 2, जो कि यहाँ 2 है। हमारा आंसर क्या होने वाला है, a। बाकी और तीनों में ये सेटिस्फाइड होगा नहीं और इसमें सिर्फ एक ही आंसर सही होने वाला है, तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत है नहीं। पहला आंसर मिला, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 दिया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या होगा। सबको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो वैल्यू होता है आपका -d/a। इसका आंसर होने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। का घात है, बहुपद दिया हुआ है कि घात पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, अगर घात, पहले हम लोग बहुपद निकालेंगे। बहुपद कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो y का मैक्सिमम पावर होगा वही इसका डिग्री होगा, और यहाँ y² है और मैक्सिमम पावर मुझे y² से मिलेगा जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब। और इसमें पावर 5 मैक्सिमम है, यहाँ पावर 2 मैक्सिमम है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिलेगा, y² इंटू y⁵, जो कि होने वाला है y⁴। बाकी और भी टर्म मिलेंगे लेकिन उनका जो पावर होगा वो 7 से कम ही होगा। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इससे तो पावर 5 होगा, यहाँ पावर 4 होगा, यहाँ पावर 3 होगा। मुझे डिग्री कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम पावर से, जो कि 7 होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, 7। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ये आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं तो वैल्यू कौन होगा x और y का। ये सॉल्व करना आसान है, सीधे हम आंसर से ही, ऑप्शन से ही देख लेते हैं। जो सेटिस्फाइड किया वो हमारा आंसर होगा। अगर हम x=4 पुट करें और y0 पुट करें तो y0 पुट करने में ये टर्म कैंसिल होगा और ये होगा आपका 4, तो 4 3 12, ये सेटिस्फाइड कर गया। ये भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। y0 पुट करने में ये टर्म कैंसिल होगा और 4 4 16, सेटिस्फाइड हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन को 10 को सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है, वैल्यू पुटिंग करेंगे, सेटिस्फाइड करेगा, आंसर होगा। टाइम ही बचाना है ना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। द्विघात समीकरण का विवेचक है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है। तो फॉर्मूला तो पता है डिस्क्रिमिनेंट का हम लोग क्या होता है, डी होता है आपका b² - 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b मतलब जो x के साथ है तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू आपका है b। ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है 16 - 4b। हमारा आंसर क्या होगा, 16 - 4b, जो कि पहला वाला ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। एपी की पहचान है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ये यहाँ से ये कैसे आया होगा, जब इसमें हम जोड़े होंगे, कितना जोड़े होंगे हम, 0.04। ये यहाँ से यहाँ कैसे आया होगा, जब 0 होंगे, जब इसमें हम ऐड किए होंगे 0.004। ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ आने में क्या जोड़ा गया होगा, 10 जोड़ा गया होगा बिल्कुल।
और यहाँ से यहाँ आने में 10 तो बिल्कुल जोड़ा नहीं गया है, इसमें 100 जोड़ा गया है, तो ये भी यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखें तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या? ये, यही हमारा आंसर होने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 से -4 यानी -4 ऐड किया गया, फिर -4 ऐड किया गया, फिर -4 ऐड किया गया, तो 12 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है कितना है? -4 है, जो कि हर जगह सेम है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में है कि इसका ये दिया हुआ है कि AP है, मुझे बताना है कि इसका सार्वंतर कितना है। पहले इसको हम लोग सिंपल तोड़ते हैं। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा √2 हो जाएगा रूट के अंदर ही। 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो 25 का हो जाएगा 5, और √2 अंदर ही रह जाएगा। 98 को लिख सकते हैं 49 इंटू 2, और 49 का हो जाएगा 7, और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। और 162 को लिख सकते हैं क्या? 81 गुना 2, और 81 का स्क्वायर रूट होगा 9, और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद अब देखते हैं कि क्या ये कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ आने में देखा जाए तो अगर मैं 3√2 में 2√2 ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा? 5√2। और जैसे ही 2√2 आए तो एक गाना गा लेना, एग्ज़ाम हॉल में गुनगुना लेना, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। और गाना गाने से होगा क्या कि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा, प्रेशर कम होगा, और उसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो गाना कौन सा है 2√2 पर, आप कमेंट कीजिएगा। और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप अच्छा आसानी से गेस कर सकते हैं। मूवी का नाम है बाजीगर, और जिस हीरो पर ये गाना बना है वो है शाहरुख खान। तो मुझे कमेंट करेंगे ये कौन सा गाना है। बहुत रिलैक्स देगा आपको एग्ज़ाम हॉल में। अगर आप माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं तो आप कईयों से आगे निकल जाएंगे नंबर लाने में। अगर यहाँ देखें, अगर हम 5√2 में 2√2 ऐड करें तो हो जाएगा 7√2। सेम 9√2 कैसे आएगा जब हम 2√2 ऐड करेंगे, यानी इससे कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है आपका 2√2, और आंसर कौन होने वाला है? बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 में है कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है कि 11वां पद क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ देखा जाए इस AP का पहला टर्म कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो देखा जाए तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 3 जो है जोड़ा गया है इसमें, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। अब पूछा जा रहा है 11वां पद क्या होगा। तो an पता है हमको फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या पुट करना होगा यहाँ पे? सॉरी, वैल्यू पुट करना होगा n का वैल्यू कौन सा? 11, क्योंकि ये 11th टर्म ही पूछा गया है। पुट करते हैं a 11, तो होगा आपका a + 10d, और वैल्यू पुट करेंगे तो होगा आपका a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और 10, और d का वैल्यू हो जाएगा 11, यानी कि 2 + 110, जो कि होने वाला है 112। ये तो आंसर ही नहीं है, कहीं मिस्टेक हुआ है। अच्छा हाँ, मिस्टेक ये हुआ है, मुझे वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर d का वैल्यू 11 नहीं है, d का वैल्यू जो है वो है, d का वैल्यू है 3। ये n का वैल्यू 11 था, माय मिस्टेक। यहाँ हो जाएगा आपका d का वैल्यू 3, तो हो जाएगा 30 + 2 32।
ऑप्शन क्या है? सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 18-2 है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? देखिए an दिया हुआ है 18-2, तो पूछ रहा है 7वां पद क्या होगा, तो सिंपली n की जगह क्या पुट करेंगे? 7। तो a7 क्या होगा? ये होगा आपका 8 × 7 - 2, तो हो जाएगा 56 - 2, तो हो जाएगा आपका 54। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी समानांतर श्रेणी में 830 - 820 50 है तो श्रेणी का सार्वअंतर होगा। देखिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? फॉर्मूला यूज होगा आपका an वाला, जो कि होता है a + n - 1 × d। मान लेते हैं जिस भी AP की बात किया जा रहा है उसका सार्वअंतर d है, कॉमन डिफरेंस d है। तो 830 क्या होगा? 830 हो जाएगा a + 29d, अब माइनस 820 क्या होगा? a + 19d, और ये दिया हुआ है आपका 50। तो अगर मैं ब्रैकेट को हटाऊं यहाँ से तो होगा a + 29d माइनस a - 19d, ये होगा आपका 50, और ये a से a कैंसिल होगा। 29 - 19 कितने होने वाला है? आपका होने वाला है 10d, और 10d की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 50। तो d क्या होगा फिर? d होगा आपका 5। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 होगा हमारा। 17 दिया है कि AP का 3 टर्म दिए हुए हैं, 3 पद दिया हुआ है, 3 क्रमागत, यहाँ क्रमागत वर्ड यूज किया गया है। तो पूछा गया कि x का मान कितना होगा। अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि इस A2 में से A1 घटाएंगे जो D आएगा वो, और A3 में से A2 घटाएंगे जो D आएगा वो सेम आना चाहिए। सेम आते तभी तो AP होगा। चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और इक्वेट करते हैं। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये होगा आपका 3x + 2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 2x - 1, जो ये आएगा सेम बात मैं 6x - 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 3x + 2 को, तो वही आना चाहिए। अगर हम वैल्यू पुट करें ये हो जाएगा 3x + 2, ये हो जाएगा आपका -2x और +1, और ये होगा आपका 6x - 1, ये होगा आपका -3x - 2। अगर यहाँ हम लोग देखें ध्यान से तो 3x - 2x हो जाएगा आपका x, और 2 + 1 होगा आपका 3। सॉरी, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा आपका 6x - 1, सॉरी यहाँ पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -2 और -1 - 2 हो जाएगा -3। अगर हम x वाले को साथ रखें तो ये हो जाएगा 3 + 3 इक्वल हो जाएगा आपका 3x - x। तो 6 क्या होगा? 6 होगा 2x, x क्या होगा आपका 3। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 2 से है 82 पे एंड कर रहा है, तो पदों की संख्या कितना है? मान लेते हैं कि ये हमारा nth टर्म है, nवां पद है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए अगर हम लोग इस AP को ध्यान से देखें तो इस AP में हमारा फर्स्ट टर्म जो है, जो कि पहला पद जो है वो दिया हुआ है 2, और D के वैल्यू है जो कि देखा जाए 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 × 4 = 10, 10 × 4 = 14, यानी कि 4 है। तो an का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d,
और an दिया है आपको 82 जो कि लास्ट टर्म है। मुझे बताना है ये कौन सा टर्म है अंतिम में, किस नंबर पर आएगा। और a का वैल्यू हो गया 2, मुझे n तो निकालना है, n को ऐसे ही छोड़ देंगे और हो जाएगा d। और d का वैल्यू दिया है कितना, d का वैल्यू मुझे पता है जो कि 4 है। तो ये इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 80 इक्वल टू n-1 इंटू 4। तो n-1 क्या होगा, ये होगा आपको 80/4 जो कि होगा आपका 20। तो n कितना होगा 21। तो ये जो है जो 82 लिखा हुआ है मेरा 21वां पद है और ये होगा आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन भी है, मैं तो बता देता हूँ यहाँ पे। इतने करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम बचाना होगा इसमें। देखा जाए तो यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट है और यहाँ से देखा जाए तो 21 इंटू 4, नहीं इसको हटाते हैं, ये यहाँ मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा वो। तो ये मैंने डिस्कस किया, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद शून्य है। एपी देखिए लगातार घट रहा है, डिक्रीजिंग एपी है, 72 से 63 आ गया, फिर 54 आ गया, घट रहा है। तो कहीं ना कहीं घटते घटते जीरो भी आएगा। तो बताना है कि कौन सा पद जीरो होगा, किस नंबर पे जीरो आएगा वो बताना हमको। यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो है आपका 72 और जो डी का वैल्यू है ये निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि एपी डिक्रीजिंग है और कुछ टर्म घटाएंगे तभी डिक्रीज होगा। और यहाँ पे डी होने वाला है, देखा जाए तो कितना डिक्रीज हो रहा है 9 है ना। तो हो जाएगा डी का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो आपका 0 है और n का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अगर हम वैल्यू पुटिंग करें तो a का वैल्यू हो जाएगा 72 प्लस n-1 और d का वैल्यू हो जाएगा आपका -9 इक्वल टू 0। तो 72 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका n-1, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ यहाँ पे तो ये होगा हमारा 72 और ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और -9 इक्वल 0। तो 72 मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा 9 इंटू n-1। तो n-1 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 72/9 जो कि 8 आएगा। अगर n-1 8 आ रहा है तो n क्या होगा 9, तो इसका 9th टर्म जो होगा वो 0 होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सॉरी 10 नहीं, ये हमारा क्वेश्चन था आपका 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। बिंदुओं a cos थीटा, 0 और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, कैसे निकालते हैं, √x नियामक के अंतर का स्क्वायर। तो अंतर तो कुछ होगा नहीं, 0 है, घटाना वही मिलेगा हमको, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा मुझे a² cos स्क्वायर थीटा प्लस y नियामक अंतर का स्क्वायर, अंतर तो होगा a sin थीटा ही, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको a² sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम a² कॉमन ले लें तो क्या मुझे मिलेगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और ये देखिए इसका वैल्यू 1 होगा तो मुझे मिलेगा सिर्फ a² जो कि इसका स्क्वायर रूट होगा a। हमारा आंसर क्या है, a। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 है।
बिंदु RAB बिंदु 0 0 और 0,2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ये तो आपका ओरिजिन है और ये जो है 0,2 ये जो है y अक्ष का एक बिंदु है, क्योंकि x नामक 0 है, यानी कि जो एक रेखा खींचेंगे दोनों बिंदु से होकर के, तो ये आपका मूल बिंदु हो गया और ये y अक्ष पे कहीं ये बिंदु कौन सा है, 0,2 है। इसको Q नाम दिया गया है और इसका नाम दिया गया है P, जो कि मूल बिंदु है। और ये बिंदु जो है इस रेखाखंड पर है। इस रेखाखंड पे जो भी बिंदु होगा उस सब का x नियामक 0 होने वाला है और y नियामक कुछ होगा यहाँ पे। निश्चित रूप से a का वैल्यू कितना होगा, 0, तभी इसका x नियामक 0 होगा। हमारा आंसर क्या है, a इक्वल 0। a 2 नहीं हो सकता और b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, इसलिए सिर्फ a इक्वल 0 होगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 22 पर। अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, मैं फिर से बना के भेज दूंगा आप लोग को। 22 पर आते हैं, लेकिन एक बार विजुअलाइज करेंगे तो बहुत इजी है, क्योंकि पॉइंट होने वाला है y एक्सिस पर ही और y एक्सिस पर x नियामक 0 होता है और ये तभी होगा y एक्सिस पे जब ये a का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। रेखाओं x बराबर 2 और y-3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू -3 होगा। इसका आंसर होने वाला है आपका a। और अगर और हम लोग इसको डिटेल देखें तो अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचूं तो मान लेते x बराबर 2 है यहाँ पे और y है -3, जो कि नीचे आने वाला है। मान लेते हैं यहाँ y बराबर कितना है, -3। तो यहाँ जो हम लाइन खींचेंगे तो ये इस तरह से जो इस बिंदु से होकर जाएगा और यहाँ से बिंदु जाएगा। इस बिंदु का जो नियामक लिखेंगे हम लोग, x का वैल्यू 2 ही है अभी भी, y कितना है, -3 है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि आंसर क्या है, a। मूव करते क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 है हमारा, tan थीटा दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है sin थीटा का वैल्यू कितना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तरीके से ही हल करेंगे। tan होता है लंब बटा आधार, लंब का मान हो गया 15 और आधार का मान हो गया आपका 8। तो मुझे sin थीटा निकालना है, जो कि होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब तो मुझे पता है 15 होगा और ऊपर ही आना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। मुझे p चाहिए जो कि 15 होगा और यही नहीं होगा, जो कि यही आपका दिख रहा है। और अगर आप देखें तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, जहाँ पर 17 जो होगा हाइपोटेनस होगा और यही सेटिस्फाइड भी कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा 6 दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यह होगा आपका a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा और इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और ये दोनों दूसरे के रिवर्स हैं, ये कैंसिल आउट होंगे, तो होगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और ये 36 माइनस होगा 2, जो कि आंसर आएगा आपका 34। आंसर क्या है हमारा, 34। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा 1 है
तो सेक माइनस 10 कितना होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसको लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। और यहाँ पे देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ क्या गिवन है? यहाँ गिवन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दिया है -1। अगर मैं इसको 1 को इस साइड में अगर सेंड करूँ तो हो जाएगा -1। तो यानी कि सेक प्लस टेन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ दिया है आपका -1। तो सेक प्लस टेन हो गया -1। तो सेक -10 में क्या पुट करूँ यहाँ पे कि आंसर आ जाए 1, और हाँ ऑप्शन में 1 पुट करने पर -1 आएगा। अगर मैं यहाँ -1 पुट कर दूँ तो मिलके 1 दे देगा, यानी कि सेक -10 का वैल्यू कितना होगा आपका? -1। आंसर क्या होगा आपका? -1। 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? -1। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है √3/2। आपको पता है कि 21 डिग्री का वैल्यू है, ये थीटा बराबर 60 डिग्री का वैल्यू है। साइन 60 होता है √3/2। तो पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए कोसेक 60 कितना होगा? थीटा की जगह 60 रखेंगे, इसका रिवर्स होगा, हो जाएगा 2/√3। और कॉट 60 कितना होगा? तो होगा आपका 1/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? √3 और ऊपर हो जाएगा आपका 2 + 1, ये मिलेगा आपका 3/√3। तो क्या आएगा आपका आंसर? होगा आपका √3, और आंसर क्या होने वाला है? डी। 27 पे आते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो tan 2 थीटा क्या मिलने वाला है? ये मिलेगा आपको 3/√3। ये कैसे हुआ? 3 इधर आके पॉजिटिव हो गया, यहाँ आके डिवाइड हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 1/√3। यानी कि ये tan में किसका वैल्यू है? तो tan में वैल्यू है आपका tan 30 डिग्री का, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो थीटा होगा आपका 15 डिग्री। आंसर क्या होने वाला है? 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। तो थीटा का मान कितना होगा? अगर आप वैल्यू याद किए हैं, आपको पता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 पर दोनों क्या है? इक्वल हैं, और आंसर क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, आपको वैल्यू याद होने चाहिए, तो बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ सकता है अगर नहीं याद है तो। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, और tan 60 का वैल्यू होगा आपका √3। डिवाइड करना है, cot 30 होगा आपका √3, sin 45 -1/√2, और cos 60 का वैल्यू कितना होगा आपका? -1/2। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। ऊपर में एलसीएम क्या आएगा? आने वाला है 2√2, और फिर ये गाना वाली बात आ गई, और यहाँ देखें तो ये √2 होगा प्लस ये होगा 2, और ये होगा माइनस, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 2√6, और नीचे में क्या आने वाला है? अगेन इसका एलसीएम कितना आएगा?
आएगा 2√2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आपका 2√6 और यहाँ होगा तो आपका होगा -2 और यहाँ होगा तो आपका होगा -√2। इसका हर ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग अंश और हर को ध्यान से देखें, अगर हम अंश में से -1 कॉमन ले तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे, यानी कि -1 कॉमन निकालने पर अंश और हर बराबर होंगे, वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो फिर से वैल्यू पुटिंग वाला ही क्वेश्चन है। चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं और आंसर लाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से डायरेक्ट दिया गया है, तो आप लोग वैल्यूज़ को याद रखें। tan 30 होता है आपका 1/√3, sin 30 तो हो जाएगा 1/2, cot 60 तो होगा आपका 1/√3 और cosec 30 तो हो जाएगा आपका 2। ये तो कैंसिल आउट होगा, बचा क्या? 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3, तो क्या आंसर आएगा? 1/3। √3 मिलकर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। पूछा गया एक संख्या कौन सा है, ये क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है सॉरी। यहाँ हम देखें तो 81 का होगा √9 और नीचे में 2। ये साफ साफ दिख रहा है ये एक परिमेय संख्या है। आंसर क्या होगा? ए। पूर्णांक बिल्कुल नहीं है, अपरिमेय तो है ही नहीं, ये होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पर। 32 में है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो 192 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर। चलिए करके देखते हैं। 2 से कैंसिल आउट होगा कितने बार में? 9 और 6, 96। फिर 2 से कैंसिल आउट होने वाला है 4 2 जा 8 और कितना होगा? 8 2 जा 16। 2 से कितना होगा? 2 और 4, अगेन 2 से होगा तो यहाँ 12 होगा और 2 से होगा तो यहाँ 6 होगा और 2 से होगा तो यहाँ 3 बचेगा। 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घातांक कितना होगा? 6। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में ए की वैल्यू 72 है, Q 8 दिया हुआ है, R 0 है, रिमाइंडर 0 है, तो पूछा गया है कि B का मान कितना होगा। तो A हो गया आपका 72 और B पूछा गया है, Q की वैल्यू 8 है प्लस 0। सिंपल सा इक्वेशन है। ये 72 कब आएगा? जब B को 9 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 9 से, 8 9 72 होता है, तो B की वैल्यू कितना आया? 9। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कब होता है? जब हर जो हो वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में हो। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ और भी नहीं दिखना चाहिए, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ देखा जाए, फोकस करना है हर पे, अंश पे नहीं। हर पे देखा जाए, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, लिख सकते हैं इसको 3 गुना 5। यहाँ 3 दिख गया इसलिए ये नहीं होगा। 60 देखें, 60 में निश्चित रूप से 3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 35 देखें तो होगा 7 गुना 5, इसमें भी आपको 7 दिख गया, ये भी नहीं होगा। अगर हम 160 देखें, इसमें सिर्फ 2 और 5 ही आने वाला है। अगर इसका हम लोग फैक्टर करें तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। 35 क्वेश्चन है कि यदि Q एक
धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम पूर्णांक नहीं है मतलब मुझे सम खोजना है। तो q को देखिए सब में 8 से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई किए ये बन गया आपका सम। और पूछा जा रहा है कि विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि मुझे इसको सम में ही बनाना है। तो अगर हम सम में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा विषम, तो हमारा आंसर नहीं होगा। सम में जोड़ा गया है 3 जो कि विषम, तो आएगा विषम, ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ जोड़ा गया 7, ये भी हमको विषम ही देगा। इसमें देखिए सम संख्या में 4 जोड़ा गया जो कि 4 खुद सम संख्या है, तो सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा और ये हमारा आंसर क्या होने वाला है? बी। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का मसा होता है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या 32 और 34, 2 लगातार सम संख्या है। 32 को लिख सकते हैं क्या 16 गुना 2, जो 34 क्या होगा 17 गुना 2। इन दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन है। इन दोनों क्या, जितने भी लगातार 2 सम संख्या लेंगे उसमें 2 ही कॉमन आएगा, जो कि हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कौन सी संख्या होती है? सिंपल सी बात है, अगर हम परिमेय संख्या 2 लें और अपरिमेय संख्या √3 लें तो जो संख्या मिलेगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला है। ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है। इनका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, संख्याओं का बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम क्या होने वाला है? एलसीएम होगा, देखिए इतना पहले फॉर्मूला ही, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है आपका ए इंटू बी। अगर ए और बी संख्या हो तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होगा हमारा जो संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है कितना है 8670, डिवाइड करेंगे किससे? 17 से, जो कि एचसीएफ है। 17 × 85 होता है और 1 17, 17 एकम 17 और 0, आंसर क्या आएगा हमारा? 510। क्वेश्चन आते हैं 39 में। कौन परिमेय संख्या है? यहाँ देखें बनेगा √100 जोड़ने पर, जो कि मुझे मिलेगा 10, और 10 एक परिमेय संख्या है। हमारा यही आंसर होने वाला है। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही सही हो सकता है जो कि पहला है। बाकी आप कर सकते हैं, वो रूट के उनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पर। 40 दिया हुआ है कि ये 130 इक्वल लिखा है 15 गुना 8, ठीक है, अब प्लस 10, ठीक, और 15 दिया है 5 गुना 3 प्लस 0। तो पूछा गया है कि इनका मसा क्या होगा? मसा क्या होगा? वैसा हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, हमको यही पता है। यानी कि वैसा नंबर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और वो 130 और 15 दोनों को डिवाइड करेगा। क्या वो संख्या 8 है? 8 जो है 130 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये हमारा मसा नहीं हो सकता है। 5 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा, तो ये आंसर हो सकता है। 130 15 को डिवाइड नहीं करेगा, ये आंसर नहीं होगा। 15 जो है वो 130 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। में पूछा गया है कि ये क्या होगा इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं हम लोग 1² -
साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जो कि ये पावर 4 ही बच जाएगा और ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए। 42 पर आते हैं। 42 में लिखा हुआ है कि ABC में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं AB और AC के दो बिंदु हैं। मतलब ये ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल हुआ हमारा ABC, और ये दिया हुआ है कि x जो है AB का बिंदु है और y जो है AC का बिंदु है। ये x और ये y, और XY पैरेलल BC है। इतना काफ़ी है कि कौन सा लगने वाला है इसमें थ्योरम, थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स थ्योरम ही ऐसा कंडीशन बनाया जाता है। और ये रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो थेल्स के अकॉर्डिंग दोनों का रेशियो सेम होगा, इस साइड का भी इस साइड का भी, क्योंकि जो लाइन दो भुजाओं को दो बिंदु पर काटे और तीसरे के समानांतर हो तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो वही अनुपात AY अनुपात YC का होगा, जो कि होने वाला 2:3 ही। आंसर क्या होगा हमारा, 2:3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और उनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और अगर माध्यिका का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल वाले का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 121 का हो जाएगा 11 और 64 का हो जाएगा आपका 8। आंसर क्या होने वाला है, 11:8। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 और 20 हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 है तो दूसरे संगत भुजा की लंबाई होगी। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो एक रिजल्ट ये है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो परिमाप का अनुपात होगा वो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ परिमाप का अनुपात है कितना, 30/20, और यही अनुपात होगा आपका भुजा का भी। तो पहले वाले भुजा की लंबाई 18 दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि दूसरे वाला भुजा की लंबाई कितना होगा, x मान लेते हैं। यहाँ से x कितना होने वाला है, होने वाला है आपका 18 × 20 और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30। ये कैंसिल, ये 6 बार में कितना आएगा 12, 6 2 जा 12। आंसर क्या होगा, डी। आते हैं क्वेश्चन 45 पे। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूछा है भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो होता है आपका √3/4 साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। सॉरी, जो कि दिया हुआ है आपका 36√3। √3 कैंसिल होने वाला है, तो
साइड का स्क्वायर क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे 36 इंटू 4। तो फिर साइड क्या होगा, साइड होने वाला है आपका इसका स्क्वायर रूट, किसका, 36 इंटू 4 का। 36 का हो गया 6, 4 का हो गया 2, कितना आ जाएगा 12। तो साइड कितना है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 46 पर आते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज। दो सर्कल जो हैं वो प्रतिच्छेदी हैं। तो ये आपका पहला सर्कल हुआ और ये आपका दूसरा सर्कल हुआ। इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, कितना बार डिस्कस किया गया है। इसमें अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो जो दोनों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, दोनों को स्पर्श करे, तो ये होने वाला है। इसका नाम दिया जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। संख्या कितनी है, 2 है। आंसर क्या होगा हमारा 2 होगा। क्वेश्चन 47 पर आते हैं। यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है, तो केंद्र, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। एक हम लोग बनाते हैं वृत्त को, और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसे, और PT जैसा दिया गया है क्वेश्चन में, और ये O इसका केंद्र है। त्रिज्या दिया है 7, ये हो गया आपका 7। पूछा गया कि OP की लंबाई कितनी होगी। हमको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच बनता है 90 डिग्री। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 7 है, ये 24 दिया हुआ है PT की लंबाई। तो पूछा गया ये कितना होगा। तो 7, 24 और 25 का बनता है ट्रिपलेट, और यहाँ आपका 7 24 है, 25 जो कि हाइपोटेनस होगा, और 90 के सामने हाइपोटेनस ही रहता है। तो कितना आंसर होगा आपका 25। और आप इसको पाइथागोरस यूज करके ही बना सकते हैं, 25 ही आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ये थ्योरम भी है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों की स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। 17 ये भी होगा। आंसर क्या होने वाला है 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 49 पर आते हैं। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घ के लिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले को हटाने पर क्या मिलेगा, दीर्घ मिल जाएगा। तो क्षेत्र, अगर इसका त्रिज्या 7 है तो होने वाला क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से हम हटा देंगे किसको, लघु वाले को, तो मिलेगा मुझे क्या, दीर्घ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर हम पाई के वैल्यू पुट करें 22/7, आर का मान 7 है, तो 7 गुना 7 -14, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना 154 -14। ये कितने मिलेगा हमको, माइनस करने पे मिलने वाला है हमारा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर।
तो ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 154 और पाई का वैल्यू है आपका 22/7 और आर स्क्वायर ये दिया है आपका 154। तो आर स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा आपको 154 मल्टीप्लाई बाय 7/22। ये आपको कैंसिल होने वाला है 11 2 बार में, ये होगा आपका 11, ये 14 बार में, ये होगा आपका 7। तो आर स्क्वायर मिला मुझे 7 गुना 7, तो आर क्या मिलेगा आपका 7। पूछा गया है डायामीटर जो कि होगा 2 गुना 7, कितना होगा आपका 14 सेंटीमीटर 14। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। क्वेश्चन 51 है, अगेन देख सकते हैं वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। sin 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 और +1 नीचे होगा आपका 1/2 -1। आधा को एक में जोड़ेंगे तो मिलेगा 1.5 यानी कि 3/2 और नीचे घटाएंगे तो मिलेगा -1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा आपका कितना -3। आंसर क्या हुआ हमारा -3, ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही। आप मेहनत करते रहें, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो 50 और क्वेश्चंस रह गए हैं, 49 क्वेश्चन जो कि टोटल 100 होते हैं, 51 कर चुके हैं, तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।